कई बार कई इंटरव्यूज के अंदर हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्रीज होते हैं, जो रोड्स एंड बाकी इंफ्रा देखती है, उनके सामने सवाल ये डाले जाते हैं कि देश के अंदर इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज आप बना रहे हो, लेकिन शहरों के अंदर जो है रोड्स आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं। मुंबई जैसे शहरों को पॉटहोल्स के लिए जाना जाता है और कभी भी शहरों की रोड की क्वालिटी एक समान नहीं हो पाती। और ये बात सच भी है। देश के अंदर दो तरीके के रोड्स होते हैं, एक होते हैं लोकल या सिटी रोड्स और एक होते हैं नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज। जनरली जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो जो शहर में रहने वाला पॉपुलेशन है वो डे टू डे बेसिस पर लोकल या सिटी रोड्स का इस्तेमाल करता है और उनके लाइफ में वहाँ के बिजनेस के लिए और उस शहर की इकोनॉमी के लिए ये लोकल रोड्स ही ज्यादा जरूरी होते हैं, बट इनकी क्वालिटी होती है बहुत ज्यादा खराब। वहीं पर कम लोग हाईवेज का इस्तेमाल डेली बेसिस पे लिए करते हैं, लेकिन ये रोड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी के लिए क्योंकि इनसे देश की इंडस्ट्री चलती है। और अगर हम आज के डेट में इंडिया को देखें तो ज्यादातर जो हाईवेज एक्सप्रेसवेज है ये बिल्कुल ही पॉटहोल फ्री है। कई जगह पे 6 लेन 8 लेन तक एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, कई जगहों पे रोड एक्सेस कंट्रोल है और ज्यादातर जो हाईवे क्वालिटी होती है, चाहे वो 2 लेन ही क्यों ना हो, वो बेहतर होती है सिटी रोड से। और ये दिक्कत आती क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आप में से जो लोग मेरे वीडियोस देखते हो उनमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 30% ही लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम 3 लोग मिलके अबाउट 60 वीडियोस महीने में बनाते हैं, जिसके कारण आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, जबकि आपके लिए वो फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे देश में जहां इंटरनेशनल लेवल के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं जो कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी तोड़ रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ शहरों में ऐसे रोड्स हैं जहां पर बेसिक लेन लाइंस या एडवांस सरफेस मार्किंग जैसे सॉलिड लाइंस, ब्रोकन लाइन, सिंगल डबल लाइन, ये सब कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जो बेसिक सिटी रोड नेसेसरी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, पार्किंग के लिए मार्किंग, ये भी ज्यादातर इंटरनल रोड्स पे स्टैंडर्डाइज नहीं है। सभी सिटी रोड्स को स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और असॉर्टेड लोकल बॉडीज के मल्टीट्यूड के द्वारा मेंटेन और डेवलप किया जाता है। इन लोकल बॉडीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये बॉडीज रोड को सुधारने की जगह करप्शन पर ध्यान देती है। इन लोकल बॉडीज को लोकल पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट होता है, जहां पर ये मिलके करप्शन करते हैं और कई बार नॉन डिजर्विंग, ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड और कई दूसरे दिक्कतों वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जो जनरली पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल बनाते हैं और बाद में टेंडर्स जो है वो कई बार गलत मीडियम्स के थ्रू नॉन डिजर्विंग कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल भी जाते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, यहाँ पर जितना रोल पॉलिटिशियंस का है उतना ही बड़ा रोल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का है। सब में मेनली गवर्नमेंट इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो खराब तरीके से बनाए हुए रोड जो टेंडर के हिसाब से नहीं होते हैं उसके लिए भी अप्रूवल दे देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के सामने कुछ सालों पहले एक रोड कॉन्क्रीटाइज हुआ था, लेकिन जब रोड कॉन्क्रीटाइज हुआ तो वहां पर कहीं पर भी दोनों तरफ में किसी प्रकार का ड्रेनेज नहीं बनाया गया। इनफैक्ट फुटपाथ के लिए जो पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है वो भी एक लिमिटेड जगह तक ही किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारी बिल्डिंग एक ऐसे जगह पर थी जहां पे सामने एक बहुत खुला मैदान था जिसका स्लोप बिल्डिंग की तरफ सेट था, जिसके कारण बहुत ज्यादा पानी बिल्डिंग में आना शुरू हो गया। जब पहली बार रोड बनने के बाद में बारिश हुई तो जब बिल्डिंग के लोगों ने पता लगाया गवर्नमेंट ऑफिसेस में कि बिल्डिंग के सामने जो रोड बना उसके प्लान्स क्या है, तब आरटीआई के थ्रू पता चला कि उस रोड के अंदर ड्रेनेज बननी थी और उस कॉन्ट्रैक्टर के काम में वो ड्रेनेज का काम दिया गया था, बट उसने वो नहीं बनाया। लेकिन इसके बावजूद जो इंजीनियर थे उन्होंने रोड को अप्रूव कर दिया था उस समय तक। बाद में हमारे बिल्डिंग वालों को झगड़े करने पड़े, कुछ लीगल इश्यूज उठाने पड़े, लेकिन कुछ चीजों के बाद में एटलीस्ट बिल्डिंग के सामने जो जगह थी वहां पर हमें ड्रेनेज बनता हुआ नजर आया। और अगर हमें ये दिक्कत नहीं आती, अगर हम कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते नहीं, तो जो ड्रेनेज बनाने के ये पैसे थे वो कहीं ना कहीं पर मिल डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ वहां खा लिए जाते। पूरे देश में लोकल बॉडीज के द्वारा कई करप्शन स्कैम्स किए गए हैं जो एक्सपोज भी हुए हैं। जैसे साल 2012 और 2015 में मुंबई के बीच के ऑलमोस्ट सारे रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ सेट ऑफ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को ही मिलते थे और 3 सालों में मुंबई के अंदर कुछ 700 पॉटहोल्स बन गए थे। अब ऑब्वियसली मुंबई में रहने वाले लोगों को ये जोक लगेगा कि 700 नहीं 7000 भी आंकड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे। जिसमें से कुछ कंस्ट्रक्ट किए गए रोड तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड या गारंटी पीरियड तक भी काम नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर असफाल्ट वाले रोड के लिए गारंटी 5 साल की होती है और कंक्रीट रोड के लिए 15 साल की। और आप लोग जानते हो कि जनरली जो सीमेंट रोड होता है वो तो कुछ सालों तक टिक जाता है जब तक गवर्नमेंट को अचानक से याद नहीं आता है कि उनको नीचे पाइप डालना है, लेकिन जो असफाल्ट रोड है वो कई बार हफ्तों तक भी नहीं टिक पाता। दुख की बात ये है कि इन सबस्टैंडर्ड रोड्स के लिए मुंबई शहर के अंदर सिर्फ 6 कॉन्ट्रैक्टर्स को 4259 करोड़ रुपीस
पे किए गए थे। इस स्कैम को लेकर सिविक चीफ अथॉरिटी अजय मैथो ने भी अपनी आवाज उठाई थी, जहां उन्होंने स्कैम में सीनियर सिविक ऑफिशियल्स का भी हाथ होने की शंका जताई, जहां उनका कहना यह था कि बिना सीनियर ऑफिसर के देखरेख के ये स्कैम्स हो ही नहीं सकते। यहाँ पर कई प्राइवेट बिल्डर्स भी हमारे सिस्टम के लूप होल्स का दुरुपयोग करते हैं करप्टेड लोकल बॉडीज को पैसा देने के लिए और शहरों के रास्तों को अपने दिशा में मोड़ लेने के लिए। कहीं पर बड़ा रोड अगर बन रहा है तो वो उससे अपने प्रोजेक्ट के लिए छोटा बनवा लेंगे, अगर वो उनके लिए एक कोई ऑब्स्टेकल बन रहा है तो कहीं पे छोटा बन रहा है तो उसे बड़ा बना लेंगे, किसी रोड का काम डिले कर देंगे या किसी बनाए बनाए रोड को खत्म कर देंगे अपने कंस्ट्रक्शन के पीरियड के दौरान। लेकिन ये सिविक अथॉरिटीज के आशीर्वाद के बीच में ही होता है। लेकिन ये सिस्टम चलता कैसे वो जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली जब कोई रोड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकालती है तो उसका टेंडरिंग होता है। टेंडरिंग में जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स है वो बिड प्लेस कर सकते हैं, जहां पर आके जो भी लोएस्ट बिडर होगा या जो एलिजिबल बिडर होगा उसको वो रोड बनाने का काम दिया जाएगा। जब ये टेंडर्स निकलते हैं करप्शन तब से शुरू हो जाता है, जहां पर जनरली टेंडर को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है कि कई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है एलिजिबिलिटी मिले ही नहीं, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस हो कंपनी का, कंपनी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हिसाब से लिए गए क्राइटेरियाज हो और ऐसी चीजें। कई बार इन करप्शन के जरिए जो है एक प्रॉपर टेंडर जो है ठीक से कम्पीट नहीं कर पाता और एक करप्टेड कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। अब जब ये टेंडर मिलता भी है तब जहां पे भी रोड बनना है वहां का लोकल पॉलिटिशियन, उसको पास करवाने वाले इंजीनियर, बीच में जो भी दूसरे लोग हैं, इनके अपने अपने हिस्से होते हैं अपने अपने काम को खत्म करने के लिए। इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपना बहुत सारा पैसा जो गवर्नमेंट से मिलने वाला है उसमें से बहुत सारा पैसा गवा देता है इन दूसरे चार्जेस में या कहे तो इन दूसरे तरीके के खैरातों को बांटने में, जिसके बाद में जो कम पैसा बचता है उसी के अंदर उसको रोड बनाना है और उसी के अंदर जब उसको रोड बनवाना है तो वो रोड की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा, चीप मटेरियल्स का इस्तेमाल करेगा, रोड के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बनाएगा ही नहीं और करप्ट इंजीनियर्स को पास करके बिल भी उसके मंगवा लेंगे। और इस तरीके से शहरों के अंदर काम चलता है, जिसके वजह से शहरों में अच्छे रोड नहीं बन पाते, खासकर मुंबई शहर के अंदर। अब नेशनल हाईवेज भी देश के बड़े महानगरों से गुजरते हैं पर उनकी कंडीशन सिटी रोड से ज्यादा अच्छी होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे वो उसके ऊपर का रोड ट्रैफिक हो, चाहे वहां पर होने वाले सेम क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल कंडीशंस हो, फिर भी नेशनल हाईवेज ज्यादातर बेटर होते हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवेज लोकल बॉडी की तरह नहीं बनते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या एनएचएआई बनाती है और इनके द्वारा मेंटेन भी की जाते हैं। एनएचएआई 1956 के नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट को फॉलो करता है और 1988 के एक्ट को भी फॉलो करता है, जो कि एनएचएआई को हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड्स को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने के लिए बाध्य करती है। यहाँ पर किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिल ही नहीं सकता। एनएचएआई सिर्फ वर्ल्ड क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स को ही अपने बिडिंग प्रोसेस में बुलाती है, क्योंकि एनएचएआई के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है जनरली वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कोई लोकल 20-25 मीटर का रोड बनाने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन नहीं होते। यहाँ पे जनरली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के टेंडर्स होते हैं, जिसके लिए छोटी कंपनीज जो है डिपॉजिट भी जमा नहीं कर सकती, जिसके कारण ज्यादातर बड़ी रेप्यूटेड और पुरानी कंपनीज को ही ये काम मिलता है। जब कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है तब कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस सेट ऑलरेडी है। कॉन्ट्रैक्टर्स को डिवाइड करके हाइट से लेकर सरफेस मार्किंग के लिए तक चेक किया जाता है। लगभग सारी चीजों को एक डिटेल में देखा जाता है। इनफैक्ट मॉर्थ के पास में स्टैंडर्डाइजेशन की एक लिस्ट है, वहां पे आप देखें तो जो व्हाइट कलर की पट्टी रोड पे लगती है उसके अंदर कांच का चूरा कितना होना चाहिए थी कि वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो, उस चीज के तक स्टैंडर्ड्स है। और इन स्टैंडर्ड्स को अगर मीट नहीं किया जाए तो ज्यादातर केसेस में एनएचएआई जो है पेमेंट नहीं करती। लगभग सारी चीजों का डिटेल में हिसाब देना पड़ता है। ऊपर से इनको पेमेंट भी रोड के सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन के बाद ही मिलता है। अगर एनएचएआई को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स में से किए गए स्कैम्स के बारे में पता चलता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और ये हुआ भी है कई बार। यहाँ पर रोड्स को चेक करने वाले इंजीनियर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जहां पर उन पर सीधे केंद्र सरकार का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो लोकल पॉलिटिशियंस है, लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, वो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते और इनसे कुछ ज्यादा जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इंजीनियर्स भी रोड क्वालिटी को अच्छे से चेक करने के बाद में ही अप्रूवल देते हैं। पर अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करें नेशनल हाईवेज के इतने अच्छे कंडीशन में होने की, तो वो रीजन पैसा भी है। भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ये खुद कहते हैं कि एनएचए के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, वे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का रोड बना सकते हैं और इसके कारण नेशनल हाईवे का बजट जो है वो सिटी रोड से कई गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गिवन बजट के अंदर सिटी में अच्छे रोड नहीं बन सकते, लेकिन कहीं ना कहीं पर पैसा भी एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। साथ साथ सिटी रोड्स को जो है वो टैक्सेशन के थ्रू ही मेंटेन करना पड़ता है, जहां पर एनएचएआई टोल चार्जेस भी लेती है, जिसकी वजह से उनके पास में एक लॉन्ग लास्टिंग मेंटेनेंस के लिए फंड बनते जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि देश के अंदर कोई भी सिटी अच्छे से रोड बना ही नहीं सकती। ऑब्वियसली अगर करप्शन हट जाए, इंजीनियर्स जो है वो सही से काम करने लगे, कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल पॉलिटिशियंस के अंदर की दिक्कतें कम हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं बड़ी चीजें देखने मिलेगी। अब सॉल्यूशन क्या है इन चीजों का? मेरे हिसाब से अगर एक पर्सनल ओपिनियन पे बोलूं तो ज्यादातर जो है हमारे यहाँ पर रोड्स बनाने वाली अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पे काम करनी चाहिए
एट अ मिनिमम। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट एक अपर लेवल पे काम जो है वो किए जाने चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पर जहाँ पर एक 10 बाय 10 के गाले में बैठा हुआ कॉन्ट्रैक्टर किसी शहर के रोड बना सकता हो। हालांकि ये बात सही है कि इसकी वजह से जो एक छोटे बिजनेस के लिए इस तरीके के काम में आने के लिए बैरियर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, बट लोगों के लिए जो ये हज़ारों करोड़ की सिटी में भी काम निकलते हैं वो काम अगर बड़े लेवल पे हो, डायरेक्टली स्टेट लेवल पे हो, तो ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर की खुद की एक हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है MSRDC, जिन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया, जिन्होंने समृद्धि महामार्ग बनाया, जिन्होंने बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाया, और ये रोड्स बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं। और जब भी कोई बड़ी बॉडी आती है जिनके अंदर ऊपर कंट्रोलिंग में कम लोग हैं और जो लोकल लेवल प्रेशर है, जो छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए जाने वाला प्रेशर है, वो सस्टेन नहीं हो सकता, तब ऑटोमेटिकली काम सही से होने लगते हैं और यही चीजों को सॉल्व कर सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।